नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज हम लेकर आए एक MIT का टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हर वीक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, जो हमारे वीक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है या फिर हमारे पिछले लास्ट टाइम में वो हो चुका होता है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है किसके ऊपर, साउथ कोरिया पॉलिटिकल क्राइसिस। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि मान लो कोई देश है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हम इसको इंडिया से भी कंपेयर करेंगे, सब चीजें देखेंगे कि इसका इंडिया पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मैटर क्या है पूरा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना। मान लो कि कोई देश है, ठीक है, कोई कंट्री है, कोई नेशन है, ठीक है, उसका कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसका कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, और वो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक दिन शाम को 10:30 बजे रात को टीवी पर आता है और टीवी पर आकर कहता है, पूरे देश को एड्रेस करता है और कहता है कि आज से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स क्या हो गया है, तुम्हारे देश में मार्शल लॉ लग चुका है, यानी कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। ऑल्दो कि जो लोग हैं, वहाँ के जो पीपल हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगे, बट जबरदस्ती उसने लगा दी। मतलब एक अच्छी खासी डेमोक्रेसी को, देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना, लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाई गई सरकार ही डेमोक्रेसी होती है। अब सोचो किसी को तुमने प्रेसिडेंट बना रखा है, हेड ऑफ द नेशन बना रखा है, और वो अपनी मनमर्जी करने लगे, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को ध्यान में रखते हुए, अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चक्कर में वो कह दे कि देश में मैं क्या लगा रहा हूँ, नेशनल इमरजेंसी लगा रहा हूँ। यहाँ की जो पूरी की पूरी पावर है, पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके पास आ चुकी है, प्रेसिडेंट के पास, यानी कि आर्मी के पास आ चुकी है बेसिकली। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंडिया में आज से पहले ऐसा हो चुका है? तो बिल्कुल हो चुका है। इंडिया में आज से पहले 3 बार ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। हाल ही में रिसेंटली कहां पर हुआ, तो रिसेंटली साउथ कोरिया में हुआ। देखो हुआ कुछ यूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि वहां के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक दिन 3-4 दिसंबर की रात को 10:30 बजे टीवी पर लाइव आए और उन्होंने कहा कि मैं क्या लगा रहा हूं, नेशनल इमरजेंसी लगा रहा हूं, मार्शल लॉ लगा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लगा रहा हूं कि जो लोग, देखो बगल में, साउथ कोरिया के बगल में क्या है, नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिस्प्यूट रहते हैं, आप जानते हो। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखना, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है ना, वो इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947। आप सब जानते हो हम इंडिपेंडेंट हुए थे किससे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कि हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे। और सेम डे याद रखना, 15 अगस्त को ही 1945 में जो आपका साउथ कोरिया है वो किससे आजाद हुआ था, तो वो आजाद हुआ था जापान से, ठीक है, जापान से वो इंडिपेंडेंट होता है। तो लगभग हम सेम डे आजाद हुए थे, सेम डे इंडिपेंडेंट हुए थे। लेकिन आज तक मेरे देश में, इसका रीजन ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्राउड होना चाहिए। इंडियाज डेमोक्रेसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये बात ध्यान रखना। कि कितने भी नेता आ जाएं, कितने भी पार्टियां आ जाएं, कितनी भी कोशिशें कर लें, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम किया जा चुका है, अगर उसको ढंग से फॉलो किया जाए तो कुछ भी हमारे देश में अनहोनी नहीं हो सकती। हाँ, कभी कभी हो जाती है, बाद में ठीक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जैसा वहां होता है। मतलब ये हमसे 2 साल पहले आजाद हुआ, जापान से आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज तक इसमें कम से कम 10 बार ऐसा हो चुका है कि कभी प्रेसिडेंट का असैसिनेशन हो जाता है, कभी प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस बार भी जो प्रेसिडेंट है, इनका इंपीचमेंट हो चुका है। अभी बस इनका डिसीजन आना पेंडिंग है, आज या कल में, आज कल के द हिंदू में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इनके ऊपर इंपीचमेंट हो चुका है, इनको सजा पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी उसको अभी पेंडिंग में रखा गया है। तो क्या होता है, जब एक देश का राजा उस देश को अपने घर की सरकार समझने लगता है, यानी कि जब एक प्रेसिडेंट रूल एंड रेगुलेशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने घर की प्रॉपर्टी समझ लेता है और उसका मिसयूज करता है, तो क्या उसको इंपीच किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या भारत में किसी को इंपीच किया गया आज तक? तो वो देखेंगे। हालांकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कि हमारे किसी प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा चुका हो, लेकिन हाँ, साउथ कोरिया में ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो साउथ कोरिया का इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है, क्या वहां पर हुआ, उसका हमारे इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या भारत के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है कि कल को द्रौपदी मुर्मू जी आकर कहें कि कल से भारत में मार्शल लॉ लग जाएगा और हम सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर
बर्बाद हो जाएंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक किसके बारे में है? पॉलिटिकल क्राइसिस इन साउथ कोरिया। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारे इंडिया का मैप है, ये हमारे साउथ कोरिया का मैप है, ठीक है। मैंने अभी कहा था दोनों कंट्रीज हम फैक्ट भी साथ पढ़ते रहेंगे, हम उनकी कहानियां भी समझते रहेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन भी करते रहेंगे, ठीक है। देखो, मैंने कहा इंडिया कब आजाद होता है? 15th of अगस्त 1947। ये कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 15th of अगस्त 1945, ठीक है। पहला पॉइंट आपसे पूछेगा ये किससे आजाद हुआ था? तो ब्रिटेन से। ये किससे आजाद हुए थे? जापान से, ठीक है। अब एक बात समझना, इसका पड़ोसी कौन है? तो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाले को जानते हो, वो कितना कह सकता हूं कि मैं बदमाश टाइप का लीडर है। उसने अभी कुछ दिन पहले क्या किया था, यहाँ से गुब्बारे भरे उसने, है ना, आपने पढ़ा होगा, और उन गुब्बारों के अंदर गंदगी भरकर इधर फेंक दी और पूरे साउथ कोरिया के शहरों में गलियों में गंदगी आ रही है गुब्बारों के अंदर भर भर के। तो ऐसी हरकतें यहाँ होती रहती है बेसिकली, ठीक है। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना, हमें इसके पॉलिटिकल क्राइसिस को समझना है। तो 2-4 बेसिक पॉइंट समझना। आपसे पूछेगा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द साउथ कोरिया? तो भारत की कैपिटल तो आप जानते हो न्यू दिल्ली है, तो वहां की कौन सी है? तो याद रखना सियोल, ठीक है। साउथ कोरियन वोन उसकी क्या है? करेंसी है। हमारी करेंसी कौन सी है? तो रुपी, याद रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा वो यूएन का मेंबर है? बिल्कुल है। यूनाइटेड नेशन का मेंबर इंडिया भी है, वो भी है। इंडिया इसका मेंबर बना था 1945 में ही, याद रखना। यूनाइटेड नेशन के टोटल फाउंडिंग मेंबर कितने थे? तो इसके टोटल फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे 50 + 1, यानी कि एक भारत था। तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट आपकी साउथ कोरिया कब उसको एड ऑन करता है, ज्वाइन करता है? तो 1991 में, ठीक है। कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें इंडिया और साउथ कोरिया साथ साथ काम करते हैं, उसका डिस्कशन हो रहा है, बस फिर हम कहानी पर चलेंगे, ठीक है। साउथ कोरिया WTO का भी मेंबर है 1995 से। आपको पता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1995 में बना था। और WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेसिकली याद रखना जेनेवा, ठीक है। तो ये उसका भी मेंबर है, ठीक है। इन 2024 साउथ कोरियाज फर्टिलिटी रेट वाज एस्टिमेटेड टू बी 0.68 बर्थ्स पर वुमेन, विच इज ए 43% डिक्लाइन फ्रॉम 2014। ये चीजें मैंने इसलिए ऐड कर दी क्योंकि कुछ दिन पहले भी साउथ कोरिया न्यूज में था, ठीक है। क्या न्यूज में था? आपने पढ़ा होगा, एक चीज होती है फर्टिलिटी रेट, ठीक है। फिर हम इस मुद्दे पर चलेंगे। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि एक जो वुमेन होती है, एक जो महिला होती है, वो अपने लाइफ स्पैन में, ठीक है, कितने बच्चे पैदा कर सकती है, वो उसका क्या होता है? फर्टिलिटी रेट। तो भारत की फर्टिलिटी रेट कितनी है? चलो मुझे बताना, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ भी है। धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि किसी देश को लड़ने के लिए, किसी देश को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए? सोल्जर्स चाहिए, ठीक है। और सोल्जर्स होंगे तो ही देश प्रोटेक्ट हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो हमें पॉपुलेशन ज्यादा भी नहीं होने देनी है कि रिसोर्सेज ही कम पड़ जाए, कम भी नहीं होने देनी है कि कल को कोई कब्जा ले। तो साउथ कोरिया में पॉपुलेशन क्राइसिस भी चल रहा है, वहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज्यादा गिर चुकी है। हालांकि इस साल 2025 में अभी जो रिपोर्ट आई उसमें थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो आप मुझे बताना भारत की फर्टिलिटी रेट कितनी है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये न्यूज में था। कुछ दिन पहले साउथ कोरिया के अंदर एक रोबोट ने सुसाइड कर लिया था, AI रोबोट ने, उसके ऊपर भी हमने चर्चा कर चुके हैं। चलिए चलते हैं आज के मुद्दे पर। देखो, ये आपके सामने साउथ कोरिया, ठीक है। ये है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट जो कि इम्पीच हो चुके हैं। व्हाट इज इम्पीचमेंट? तो सिंपल याद रखना, जब भी किसी प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है, जब भी किसी प्रेसिडेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के वोलेशन के एलिगेशंस लगते हैं, तब उसको हटाने की जो प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कह देते हैं, ठीक है। आज तक इंडिया में किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। रिसेंटली साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा चुका है, ठीक है। पनिशमेंट क्या मिलेगी ये अभी पता नहीं है, ठीक है, पेंडिंग चल रही है। क्या नाम है इनका? तो यून सूक योल। आपसे पूछ लेगा रिसेंटली ऐसा मैटर था, हु इज द प्रेसिडेंट या हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? तो सिंपल याद रखना यून सूक योल, ठीक है। दूसरी बात, इनकी पार्टी कौन सी है? पीपल पावर पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। 3 दिसंबर को रात को 10:30 बजे इन्होंने क्या किया? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। और इन्होंने कहा व्हाइल डिक्लेयरिंग मार्शल लॉ साउथ कोरिया प्रेसिडेंट यून क्लेम्ड दैट ही वुड इराडिकेट सेमलेस प्रो नॉर्थ कोरियन एंटी स्टेट फोर्सेस। मतलब जो नॉर्थ कोरिया के लोगों का इंटरफियर हो रहा था, मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। अब एक बात समझना, इतना अच्छा देश, ठीक है, इस आदमी ने अपने आप को डिक्टेटर करने के लिए, डिक्टेटरशिप लाने के लिए क्या किया? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। यही तो मतलब हुआ, सारी पावर तो तुम्हारे पास आ गई, आर्मी के पास आ गई। लेकिन आपको एक खूबसूरती देखने की मिलेगी,
कि आपने बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई थी, वो देखी होंगी, दिसंबर महीने की बातें हैं कि आर्मी वाले जो थे ना, ये देखो जब भी कभी इमरजेंसी लगती है ना तो पार्लियामेंट की परमिशन ली जाती है, लोकसभा राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ होते हैं, लेकिन इसने बिना परमिशन के लगा दी। लोग गैदर हुए, लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया वहां के मेंबर्स ने पार्लियामेंट के कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, ये गलत चीज है। इवन आर्मी वालों ने शुरू में लोगों को मारा पीटा, ठीक है, मार्शल लॉ लगा दिया, हजारों सैकड़ों लोग कहां पर आ गए, सड़कों के ऊपर आ गए। बाद में उन लोगों को एहसास हुआ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या मार्शल लॉ लगाना सही है? क्या एक आदमी के डिक्टेटर होने के चक्कर में, एक आदमी के सनक पने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया के लोग हैं जो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो मैं क्या कर लगा देता हूं इमरजेंसी। लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? तो भुगतना तो जनता को पड़ता है। तो वहां की तुम खूबसूरती देखोगे कि मार्शल लॉ लगा जब आर्मी वाले जो लोगों को पीट रहे थे वो बाद में लोगों से माफी मांगते नजर आए। आपने वीडियोस देखी होंगी कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। वो पार्लियामेंट में उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो अपोज में जा रहे थे इस प्रेसिडेंट के, इस बंदे के अपोज में, उनको खिड़कियां तोड़ तोड़ कर उन्होंने अरेस्ट तक किया। बाद में सबसे माफी मांगी, हमसे गलती हो गई। और हुआ क्या, वहां की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया और वो भी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास किया। और किसके अगेंस्ट में? इस पर्सन के अगेंस्ट में। और इसको कर दिया गया इम्पीच, यानी कि इसको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया। हालांकि इसको अपनी गलती का एहसास हुआ, होना ही था, बर्बाद हो गया, इसके अकॉर्डिंग काम हुआ नहीं, तो इसने बाद में माफी भी मांगी, मैं बहक गया था, मैं भटक गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अगर बस होता तो ये देश को बर्बाद कर चुका होता। तो ऐसा उसने करने की कोशिश की, मार्शल लॉ लगाया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद दोबारा से डेमोक्रेसी क्या है वहां पर सस्टेन कर दी गई। अभी भी नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया तो नहीं, साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी है। लेकिन दुनिया भर में किसी भी देश ने इस बात के ऊपर कुछ नहीं बोला, ध्यान रखना। अमेरिका जैसे बड़े देश ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा देखो, साउथ कोरिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इतना मैन्युफैक्चरिंग हब है, सारी की सारी फैक्ट्रीज होंगी, लोग वो क्यों पैसा रखना चाहेंगे? वो हमें अब वो शिफ्ट करना चाहेंगे, तो दे माइट शिफ्ट देयर फैक्ट्रीज फ्रॉम साउथ कोरिया टू अदर कंट्रीज। तो हो सकता है कि हमारे इंडिया में आ जाए, तो इंडिया के लिए एक इकोनॉमी हब बन सकता है। उन कंपनीज को इंडिया वेलकम करेगा। जो आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस एक दिन न्यूज के अंदर कह दिया। एक दिन न्यूज के अंदर एक बात आती है कि भाई हम अभी कुछ नहीं कह सकते, वहां पर जो लोग है ना उनके लिए क्या होना चाहिए, यूएस एम्बेसी इन साउथ कोरिया इश्यूज इमरजेंसी अलर्ट टू इट्स सिटीजंस आफ्टर लिफ्टिंग द मार्शल लॉ। यानी हालांकि मार्शल लॉ हटा दिया गया, लेकिन कहा गया भाई कोई भरोसा नहीं है, वो आदमी है सन की, हो सकता है दोबारा से मार्शल लॉ लगा दे। तो क्यों मेरे देश के लोग मारे जाए? तो ध्यान से रहो, जैसे मौका मिले देश छोड़ के भाग लो। समझ में आ रही है? लेकिन हालांकि आज भी डेमोक्रेसी वहां पर जिंदा है। इसको अरेस्ट कर लिया गया है, इसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं, इसको इम्पीच कर दिया गया है। बस डिसीजन ये आना है कि इसको सजा क्या देनी है, वो आज कल में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसको हम करंट अफेयर में जस्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो मैंने कहा था हम दोनों लगभग साथ साथ पास हुए थे, यानी साथ साथ आजाद हुए थे। मैं और साउथ कोरिया, हम दो भाई हैं, हम दोनों साथ साथ आजाद हुए थे, 2-2 साल का गैप था। मेरे अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे देश में किसी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाए। अब ये इम्पीचमेंट क्या होता है, कैसे आता है, कैसे नेशनल इमरजेंसी लगती है, इन सारी बातों को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखना, जैसे 1948 से 1960 के बीच में जो पहले प्रेसिडेंट थे, कौन, ली श्योंगमान, डिपोज्ड कर दिया गया। फिर आए यून बोसोंग, ओवरथ्रोन, उठाकर फेंक दिया गया। फिर आए पार्क कोनी, असैसिनेटेड, गोली मार दी गई उनको। फिर आया चोई ग्यू हा, आउटस्टेड बाय द मिलिट्री, को मिलिट्री ने हटा दिया। फिर आया कौन सा, जोंग डू हवान, 1981 से 1988, सेंटेंस टू डेथ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज प्रेसिडेंशियल टर्म, उसको फांसी लगा दी गई। फिर आया रो डी वू, सेंटेंस टू 22 ईयर इन द प्रिजन, 22 साल की जेल लगा दी उसको जब उसने प्रेसिडेंट टर्म पूरा कर लिया, ठीक है। किम योंग शैम 1993 से 1998 तक प्रेसिडेंट थे, सेट इन प्रिजन अंटिल हिज प्रेसिडेंशियल टर्म, जब तक प्रेसिडेंट था जेल में रखा गया उसको। किम डाइजुंग 1998 से 2003, ये भी जेल में रखा गया एंड वाज सेंटेंस टू डेथ बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, लेटर पार्डन, बाद में माफी दे दी गई। फिर इसको बाद में नोबेल प्राइज भी दे दिया गया। उसके बाद आया रो मुयून 2003 से 2008, इसको इम्पीच कर दिया गया, ओवरटर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आफ्टर द एंड ऑफ हिज प्रेसिडेंशियल टर्म, वाज इन्वेस्टिगेटेड ऑन करप्शन चार्जेस, ही कमिटेड सुसाइड, भाई ने सुसाइड ही कर लिया, ठीक है।
आज तक हमारे भारत में किसी प्रेसिडेंट ने सुसाइड नहीं किया है। हमारी डेमोक्रेसी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ली म्यूंग बैक 2008 से 2013, आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेसिडेंशियल टर्म अरेस्टेड एंड अंडर अरेस्ट ऑन करप्शन चार्जेस में उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर आया पार्क यून हाई 2013 से 2016, ही वाज इम्पीच्ड, अरेस्ट ऑन करप्शन चार्जेस, 24 इयर्स जेल में उसको सजा दे दी गई। और अभी जो आए आपके सामने यून सूक योल, इन्होंने भी रातों रात डेमोक्रेसी को बर्बाद करके अपने आप को तानाशाह बनाने की, डिक्टेटर बनाने की कोशिश की, लेकिन इसको भी ओवरथ्रोन कर दिया गया, इम्पीच कर दिया गया। तो ये था साउथ कोरिया का पॉलिटिकल क्राइसिस का मैटर। अब अगर मैं इसको इंडिया से कनेक्ट करना चाहूं तो बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, बेनिफिट क्या हो सकता है? इंडियन मार्केट टू एमर्ज एज सेफ हेवन एमिड्स ईएम टर्बुलेंस सेज ऑफ डेनिस, मतलब वहाँ की जो पैसा है वो अब इंडिया में शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज द एक ग्रेट हब है किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। अच्छा, हाउ एन इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कैसे इमरजेंसी आ सकती है, बहुत ध्यान से याद रखना, समझना। प्रेसिडेंट जो होता है ना, प्रेसिडेंट बेसिकली क्या होता है? नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। वो नॉमिनल हेड होता है, एक्चुअल हेड नहीं होता है। और ये बात मैंने लिख रखी है आर्टिकल 77 के अंदर, ठीक है। तो फिर हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के नेम में सारी पावर्स का यूज करता है, ध्यान रखना, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। अब सोचो, बात आती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। हम सिर्फ इसी के ऊपर फोकस रखेंगे आज। क्या होती है नेशनल इमरजेंसी? कि भाई देश में आपातकाल आ गया। कैसे आ गया? तो 3 रीजन है आने के, समझना। पहला रीजन कि हम किसी के साथ लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, ठीक है। या कहता हूं कि कोई हम पे अटैक कर दे तो एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है, मेरे ऊपर एक्सटर्नल अग्रेशन हो जाए, यानी कोई मुझ पे अटैक कर दे। तीसरा है कि मेरे यहां पर क्या हो जाए? इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या हो जाए? इंटरनल डिस्टर्बेंस। बस 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से मेरे देश में इमरजेंसी लग सकती है। और इमरजेंसी लगने के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नेशनल इमरजेंसी। कितनी बार लगी है मेरे भारत में? तो याद रखना 3 बार लगी है। कैसे लग सकती है? 3 कंडीशन से लग सकती है। 3 बार कैसे लगी? तो याद रखना, एक बार लगी थी 1962 में। हुआ क्या था? बेसिकली सिंपल सी बातें याद रखना। हुआ क्या था कि एक बार लगने का रीजन ये था कि 1962 में लड़ाई हुई थी किसकी? इंडो चाइना वॉर, ठीक है, इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई, ठीक है। मैंने आपको बताया था 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील एग्रीमेंट किया था, है ना, पंचशील एग्रीमेंट। उसमें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे। फिर ये भारत में आते हैं, देखते हैं भारत में कुछ नहीं है, भारत पे अटैक कर देते हैं और हम लगा देते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? तो याद रखना इंडो चाइना वॉर पे। दूसरी बार कब लगी थी? 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसके बाद आप सभी को जानते हो बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाती है। और तीसरी बार कब लगा था? तो याद रखना तीसरी बार इमरजेंसी लगी थी 1975 में। और उस समय क्या हुआ था? तो देखो, उस समय आर्मड रिवोल्ट उसको नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? आर्मड रिवोल्ट। याद रखना, जो इंटरनल डिस्टरबेंस था दैट वाज चेंज्ड एज आर्मड रिवोल्ट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। जो आपका 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो उसमें उस इमरजेंसी को बाद जो इमरजेंसी लगी थी उसको क्या नाम दे दिया गया था? इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह आर्मड रिवोल्ट, ठीक है। क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस में आपका आर्टिकल 19 छिन जाता है और आर्मड रिवोल्ट में आर्टिकल 19 नहीं छिनता। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था इन केस ऑफ द इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 नहीं छिनते, बाकी सब छिन जाते हैं। लेकिन अगर आर्मड रिवोल्ट की वजह से है तो 19 भी आपका बचा रहता है। फ्रीडम बची रहती है कहीं भी घूमने फिरने की, एसोसिएट करने की, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस प्रोफेशन करने की, है ना, ये सब आज़ादी रहती है आपको, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना।
तो मैंने कहा 3 बार लगी है, एक बार 62 में चाइना के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, दूसरी बार 71 में पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तीसरी बार हमारी 1975 में आर्मड रिवोल्ट को बता दिया गया जिसमें इंदिरा गांधी ने उसको लगाया था। ये लगभग लगा रहा था आपका 2 साल तक, 77 तक, ठीक है। इतने बुरी तरीके से हार होती है इंदिरा गांधी की। पहली बार याद रखना, पहली बार 1977 में किसकी सरकार आती है? मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जो कि क्या थी? नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आती है पहली बार। उसके बाद हालांकि 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, ठीक है। तो जो पहली बार इंपीचमेंट हुआ, तो मुझे तो किससे मतलब है? प्रेसिडेंट से। तो पहली बार जब इंपीचमेंट नहीं, अटैक हुआ, इमरजेंसी लगी, तो उसमें पीएम कौन थे और यहां पर मैंने कहा प्रेसिडेंट कौन थे। तो सिंपल याद रखना 2-4 बातें कि जब पहली बार जब इमरजेंसी लगी 1962 में, तो उस समय पीएम मैंने कहा यहां लिख दिया और मैंने प्रेसिडेंट यहां लिख दिया, ठीक है। तो याद रखना पहली बार 1962 में, फिर 1971 में, 1975। तो पहली बार पीएम कौन थे? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार कौन थे? तो याद रखना इंदिरा गांधी वाज द पीएम ऑफ इंडिया। तीसरी बार कौन थी? तो याद रखना इंदिरा गांधी ही क्या थी? भारत की पीएम थी, ठीक है। रीजन हम पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट कौन था? तो पहली बार में याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद 1971 में कौन था? तो याद रखना 1971 में वीवी गिरी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछे तो उसमें कौन था? तो याद रखना डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और याद रखना भारत के 2 प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनकी अपनी ऑफिस के टर्म में या टर्म के दौरान क्या हुई है? डेथ हुई है। एक थे जाकिर हुसैन और दूसरे कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों ही मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये उस समय क्या थे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर। अब बात आती है कि कैसे इंपीचमेंट हो सकता है प्रेसिडेंट का। तो याद रखना प्रेसिडेंट का जो मेन आर्टिकल है वो क्या है? 52। उसके एग्जीक्यूटिव पावर 53 में है। पॉलिटी में हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इतना डिस्कस नहीं करूंगा। 54 में उसका इलेक्शन प्रोसेस होती है, आपको पता होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम इज द क्या बोलते हैं उसको? इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या होती है इलेक्शन प्रोसेस? तो याद रखना सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम। बट फॉर द पीएम वो होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, जो आगे वो जीत गया वो पीएम में होता है। इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सीक्रेट बैलेट सिस्टम से इलेक्शन होते हैं, ठीक है। मैनर ऑफ द इलेक्शन, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। टर्म कितना होता है? तो 5 साल का टर्म होता है, आप जानते हो। कितनी बार बन सकता है? तो याद रखना री इलेक्शन एज पॉसिबल एज, कितने भी टाइम पर हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम तक एक बंदा क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिका की तरह नहीं है कि 2 बार ही बनेगा, ठीक है, कितनी बार भी बन सकता है भारत में। क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है? तो भारत का इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा हम पढ़ चुके हैं पॉलिटी की क्लासों में, ठीक है। इसकी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, कहीं बैंकक्रप्ट हो, पहले देश को बेच से अपना कर्जा उतारे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2-4 कंडीशन होती है। और मेंबर कहाँ का होना चाहिए? तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, या उसका मेंबर होने की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है? इवन इन द अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग जाती है तो भी उस केस में भी इसकी सैलरी 1 रुपया भी कम नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद 60 में क्या 1 में क्या लिखा है? तो इसकी 61 में इम्पीचमेंट के बारे में लिखा है और 60 में इसकी ओथ लिखी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम समझते हैं इम्पीचमेंट, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है आज का? इम्पीचमेंट। समझना कैसे होता है इम्पीचमेंट। मैंने कहा ये ओथ किस बात की लेता है? तो ये ओथ लेता है कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैं लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा और मैं क्या करूंगा? देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाऊंगा। अब सोचो ये उसको घर की प्रॉपर्टी मान ले, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दे, ठीक है, तो उसके ऊपर इंपीचमेंट लग जाएगी। ये नहीं है राजा है कुछ भी कर लेगा, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। पहले राजा होते थे ना, जो मन में आया वो कह दिया, बोले इस गांव को आग लगा दो, बोले बादशाह का शौक रहना चाहिए, गांव तो बसते रहेंगे। ऐसा नहीं है, तुम बादशाह हो, तुम राजा हो, लेकिन तुम जनता के गुलाम हो।
जनता चाहे जब तुम्हें पलट सकती है, और जनता डायरेक्टली तो पलट नहीं सकती, तो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठा के रखती है लोकसभा में, राज्यसभा में, वो लोग तुम्हें देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये मन मर्जी नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो इसके ऊपर जो हटाने की प्रोसेस होती है उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और इम्पीचमेंट का आर्टिकल कौन सा है? तो सिंपल याद रखना, आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। होता क्या है? मैंने कहा एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो याद रखना, इंपीचमेंट प्रोसेस कैन स्टार्टेड फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। कंडीशन क्या है? देखो, जब स्टार्ट करोगे, हालांकि मैं क्लासरूम में हम पढ़ चुके हैं, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लोकसभा के 1/4 एटलीस्ट और राज्यसभा के भी 1/4 लोग एटलीस्ट उससे क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। अगर ये लोग एग्री हो गए तो इंपीचमेंट प्रोसेस क्या मान ली जाएगी, स्टार्ट मान ली जाएगी कि भाई वो स्टार्ट हो चुकी है। और याद रखना, जब इंपीचमेंट लगता है उसके ऊपर तो प्रेसिडेंट को 14 डेज बिफोर, यानी कि 14 दिन पहले नोटिस देना होता है कि भाई हम तुम्हारे ऊपर इंपीचमेंट लगा रहे हैं। अगर तुम अपना लॉयर रखना चाहते हो तो अपना लॉयर रख सकते हो। और याद रखना, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द इंपीचमेंट प्रेसिडेंट एंजॉय एवरी बेनिफिट, हर बेनिफिट को एंजॉय करता है। मतलब वो बिल पास कर सकता है, विदेश घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके पास सारी पावर होती है जब तक कोई इंपीच नहीं हो जाता। इंपीच होने के बाद भी उसके द्वारा किए हुए सारे काम वैलिड माने जाते हैं, इनवैलिड नहीं माने जाते हैं, ध्यान रखना। तो विदेश घूम सकता है, कहीं घूम सकता है, बट यू हैव टू इन्फॉर्म हिम और हर बिफोर 14 डेज ऑफ द इंपीचमेंट प्रोसेस। अब फिर स्टार्ट हो गई तो 1/4 यानी कि 1/4 एग्री कर गए तो इंपीचमेंट स्टार्ट हो गया। अब उसके एलिगेशंस की चर्चा होंगी कि भाई इसने गलत किया कि सही किया, क्या इसने फ्रॉड किया था, क्या इसने किसी बड़े बिजनेसमैन को प्रॉपर्टी दे दी थी, कुछ भी किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक किया, बिल्कुल किया, प्रूव हो गया। फिर क्या हुआ, अगर 2/3 मेजोरिटी लोकसभा और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द राज्यसभा, दोनों की 2/3 अगर एग्री कर जाते हैं तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके ऊपर इंपीचमेंट सक्सेसफुल मान लिया जाएगा। और उसकी जो पोस्ट है उस पोस्ट को क्या मान लिया जाएगा, वैकेंट मान लिया जाएगा कि ये पोस्ट हो चुकी है खाली। हालांकि आज तक भारत में कभी भी ऐसा किसी प्रेसिडेंट के साथ नहीं हुआ है, बट दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। कंडीशन सिर्फ एक है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसेस सिर्फ एक है कि पहले 1/4 एग्री हो, फिर 2/3 एग्री हो जाए कि गलत किया है। लेकिन हम जनरली ऐसा करते नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट होना एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है, दुनिया में बहुत इज्जत होती है। तुम एक देश के प्रेसिडेंट हो तो उस पोस्ट पर रहते हो, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। साउथ कोरिया वाले की बात अलग है, जो हर बार इंपीच कर दिए गए, फांसी दे दी गई। भारत की बात अलग है, समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी। अब बात आती है कि मान लो ये हो गया उसकी इंपीचमेंट प्रोसेस, आज तक कोई नहीं हुई, ध्यान रखना। अब मैं कहता हूं कि मान लो किसी दिन हमारे प्रेसिडेंट का मूड कर जाए, सुबह सुबह उठे और कहीं नहीं यार अच्छा नहीं चल रहा, अब देश के अंदर प्रेसिडेंट रूल होना, देश के अंदर इमरजेंसी होनी चाहिए, मार्शल लॉ होना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल अलग होता है, ठीक है, वो स्टेट्स में होता है, आज तक 130 बार आ चुका है, ठीक है, सबसे ज्यादा मणिपुर में आ चुका है, ठीक है, अलग होता है, उसका आर्टिकल 356 है। इसमें कहा गया कि मान लो मैं कह रहा था कि प्रेसिडेंट का मूड हो, सुबह सुबह उठे और कहे यार आज लगा देता हूं इमरजेंसी, नहीं लगा सकते। आर्टिकल 352 में साफ साफ लिखा है कि आपको पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिटर्न परमिशन लेनी होगी, और रिटर्न परमिशन लेने के बाद ही आप क्या लगा सकते हो, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। बिकॉज जब 1975 की नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उस समय हमारी प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी, और उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पीएम थी इंदिरा गांधी, प्रेसिडेंट कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद को इंदिरा गांधी ने फोन किया और फोन पे बोली कि मैंने सभी से डिस्कस कर लिया है और हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, आप लगा दो। बिकॉज 1971 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इलेक्शन ने घपला किया था और उसके बाद वो उसमें फंस चुकी थी। जब फंस चुकी थी तो हुआ क्या, उसने क्या लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया, और इमरजेंसी लगाते आप पता है सब कुछ चला जाता है, सारी पावर छीन जाती है, कोई स्टेट टू स्टेट की गवर्नमेंट नहीं होती है, सब कुछ गायब हो जाता है, तो अल्टीमेटली पावर उन्हीं के हाथ में आ जाती है। तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, लगभग 2 साल तक चली वो, 77 तक, 20-21 महीने तक चली, ठीक है। उसके बाद उनकी बुरी तरह हार होती है और फिर पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है। तब हमारी सरकारों ने सीख ली, बोले भाई ये गलत बात है, तो एक अमेंडमेंट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, और कह दिया गया कि जब भी कभी इमरजेंसी लगेगी तो आपको रिटर्न परमिशन लेनी होगी।
बात समझ में आ रही है। और इमरजेंसी लगने के बाद 1 महीने तक बिना देखो प्रेसिडेंट लगा सकता है, सुबह उठ के लगा सकता है, बट उसको विद इन 1 मंथ क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। और 1 मंथ में अगर परमिशन नहीं मिली 1 मंथ में, तो वो वहीं खत्म हो जाएगी। अगर परमिशन मिल गई तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। फिर परमिशन लेनी होगी, 1 मंथ में मिल गई तो ठीक, नहीं तो कैंसिल, फिर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसे करके नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ए इनफाइनाइट टाइम, एक अनंत टाइम के लिए लगा सकते हो। देयर इज नो लिमिट फॉर द नेशनल इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है। इसलिए पहली बार 62 से 68 तक लगी, 1962 से 68। बात समझ में आ रही है। फिर 71 में लगी, 75 में दोबारा लगा दी। बात समझ में आ रही है। तो ये 2-4 बातें एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। ये किसका पूरा प्रोसेस था, नेशनल इमरजेंसी का। कितनी बार लगी है, 3 बार, ठीक है। अब एक बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैंने कहा नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक है, जिसका आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 352। एक होता है प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल होता है 356। ये तो कई बार पढ़ा भी हमने। इसी 356 को क्या कहा गया था, तो इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डेड लेटर कहा था, जिसका बहुत कम यूज होना चाहिए, लेकिन आज तक इसका 134+ बार यूज हो चुका है। ऐसे स्टेट जिसमें आज तक यूज नहीं हुआ प्रेसिडेंट रूल, याद रखना, एक तो है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा कौन सा है आपका, तेलंगाना। इन 2 स्टेट में आज तक यूज नहीं हुआ, बाकी हर स्टेट में हुआ है, ठीक है। होता क्या है कि आपका जो गवर्नर होता है वो हर 15 डेज में प्रेसिडेंट को एक पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, उसमें कह दे कि रूल एंड जो रेगुलेशन सही नहीं चल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं चल रहा, प्रेसिडेंट इम्पोज कर देता है प्रेसिडेंट रूल। ऑल पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ चली जाती है, पार्लियामेंट के पास। तो ऐसा तब होता है जब सेंटर में सरकार किसी की होती है, स्टेट में किसी की होती है, और उससे पावर छीनने के लिए, उसमें डिस्टर्बेंस करने के लिए प्रेसिडेंट कर सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज जस्ट ए नॉमिनल हेड, एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर है जिसकी सरकार है, तो उसका मिस यूज कर सकते हैं पीएम प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट गवर्नर से, क्योंकि उसी का बंदा है। स्टेट गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने इसको डेड लेटर कहा था। वो सबसे ज्यादा बार आज तक मणिपुर में लग चुका है, ठीक है। उसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसकी कंडीशन इतनी होती है कि 2 मंथ तक लगेगा विदाउट परमिशन, फिर परमिशन लेकर 6 महीने बढ़ा सकते हो, फिर 2 महीने में परमिशन, फिर 6 महीने, लेकिन मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हो, तो मैक्सिमम उसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल। लेकिन इसको भी कुछ कंडीशन में 3 साल किया जा सकता है, 3 साल से ऊपर नहीं हो सकता है। तो इसको 3 साल करने के लिए क्या होता है, 2 कंडीशन होती है। या तो आपका इलेक्शन कमीशन कह दे भाई मैं इलेक्शन नहीं करवा पाऊंगा उस जगह पे, दंगे इतने हो रहे हैं, या फिर दूसरा उसमें यह हो सकता है कि देश के किसी दूसरे हिस्से में, अदर पार्ट ऑफ द नेशन में क्या लगी हो, पहले से इमरजेंसी लगी हो। और याद रखना नेशनल इमरजेंसी किसी एक हिस्से में भी लग सकती है, देश में भी लग सकती है। समझ में आ रही है। ये बाद में अमेंडमेंट किए गए थे। तो इसका मैक्सिमम 3 साल हो सकता है कुछ कंडीशन में, वरना 1 साल, 2-2 महीने पे परमिशन लेनी होती है, ठीक है। आज तक किस में नहीं लगा, इन 2 में, बाकी सब में लग चुका है। सबसे ज्यादा बार मणिपुर में आज तक लगा है। ये बातें ध्यान रखना। फिर इसी के साथ एक बात याद रखना, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब इतना पढ़ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये होती है, आर्टिकल 360 में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि कब लगती है, जब देश में क्या हो जाए, पैसे खत्म हो जाए। फाइनेंस पैसा ही नहीं है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। कंडीशन उसकी भी यही है, 2 महीने विदाउट परमिशन, फिर 6 महीने बढ़ जाएगा, फिर 2 महीने में परमिशन, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हमारे देश में पैसे की किल्लत आए, पैसा खत्म हो जाए। तो ये हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, या 3 टाइप्स ऑफ द इमरजेंसी, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अभी कहां पर, तो अभी हमारे देश में लास्ट 75 में ही लगी थी, ठीक है। और मैंने अभी आपसे कहा था इंडिया की डेमोक्रेसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये चाहे कितनी कोशिश कर ले, चाहे ये कर ले, ये कर ले, चाहे ये कर ले, चाहे ये कर ले, ये कितना ही हमारे को बांटने की कोशिश कर ले, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, मैं हर बार कहता हूं, पहली लाइन पढ़ लेना प्रीएम्बल की, वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू, हम भारत के लोगों ने भारत को बनाया है, ना कि इन नेताओं ने बनाया। बात समझ में आ रही है। मैं हमेशा कहता हूं, नेता लोग जो होते हैं, पार्टियां जो होती हैं, वो फुटबॉलर है, तुम फुटबॉल हो, वो लात मारते रहेंगे इधर उधर, लेकिन तुम्हें सेफ कौन रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ रखता है। तो ऑलवेज फॉलो एंड रेस्पेक्ट योर कॉन्स्टिट्यूशन, वरना तो जैसे हालात साउथ कोरिया में हो रहे हैं, पाकिस्तान को आप जानते हो, हर देश वाले हालात यहाँ पर हो सकते थे, ठीक है। आई थिंक आपको 2-4 बातें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।